बच्चों आज हम क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 2 अम्ल अक्षार और लवण के पार्ट नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आता है, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल है एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्या होगा यहाँ से अक्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है। एक प्रश्नावली के अंदर जल होगा, एक के अंदर अम्ल होगा, एक के अंदर अक्षार होगा। आपको क्या दिया गया, लाल लिटमस पत्र दिया गया है। आपको क्या करना है, लाल लिटमस पत्र को तीनों प्रश्नावलियों के अंदर डालकर चेक करना है कि किसके अंदर जल होगा, किसके अंदर अम्ल होगा और किसके अंदर अक्षार विलयन होगा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 3 प्रश्नावली लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ली यहाँ पर 3 प्रश्नावलियां ली। प्रश्नावली नंबर 1 ली, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, विलयन डाल दिया। यहाँ से हमने क्या ली, प्रश्नावली नंबर 2 ली, इसके अंदर भी एक विलयन है। थर्ड हमने यहाँ से क्या ली, प्रश्नावली नंबर 3 ली, इसके अंदर भी एक विलयन है। अभी हमें चेक करना है किसके अंदर अम्ल है, किसके अंदर अक्षार और किसके अंदर जल है। अभी हमें क्या दिया गया है, एक लाल लिटमस पत्र दिया गया है। हम क्या करते हैं, इस लाल लिटमस पत्र को सबसे पहले क्या करते हैं, 1 बाय 1 प्रश्नावली में डालते हैं। जिस प्रश्नावली में डालने पर लाल लिटमस पत्र का रंग बदलकर नीला हो जाता है वह विलयन क्या होगा, अक्षारीय होगा। जैसे हम देखते हैं, हमने क्या किया, लाल लिटमस पत्र को सबसे पहले 1 में डाल दिया, 1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर किस में डाल दिया, हमने 2 में डाल दिया, 2 में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब हम क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को प्रश्नावली नंबर 3 में डालते हैं तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है। तो यहाँ से सिद्ध होता है प्रश्नावली नंबर 3 के अंदर अक्षारीय विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा, यहाँ से अक्षारीय विलयन होगा। अभी हमारे पास क्या बचती है, 2 प्रश्नावली बचती है, प्रश्नावली नंबर 1 और प्रश्नावली नंबर 2। एक के अंदर आपका जल होगा, एक के अंदर क्या होगा, यहाँ से अम्ल होगा। जिस लिटमस पेपर का रंग प्रश्नावली नंबर 3 में डालने से नीला हुआ था, अभी हम नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, प्रश्नावली नंबर 1 में डालते हैं। यदि प्रश्नावली नंबर 1 में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, जिस प्रश्नावली में कोई परिवर्तन नहीं होगा रंग के अंदर, तो वो क्या होगा, यहाँ से जल होगा। अभी हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को प्रश्नावली नंबर 2 में डालते हैं। 2 में डालते ही इस प्रश्नावली के अंदर लिटमस पत्र का रंग क्या हो जाएगा, नीले से बदलकर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। जब भी लिटमस पत्र का रंग बदलकर नीले से लाल हो जाता है तो वहां पर कौन सा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं किस प्रश्नावली के अंदर जल होगा, किसके अंदर अम्ल होगा, किसके अंदर अक्षार होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है, आपको क्या दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। जो हमारे पास क्या होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं और तांबे के बर्तन होते हैं, उनके अंदर दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। आंसर क्या आता है, दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल होता है, वो क्या करता है, जब हम क्या करते हैं, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ रखते हैं तो अम्ल क्या करेगा, धातु से क्रिया करके हानिकारक लवण बनाता है या उत्पाद बनाता है, जिससे क्या होता है, हमारा भोजन खराब हो जाता है, वह खाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे। आपको क्या बताना है, जब हम क्या करते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, उसको एक उदाहरण के द्वारा समझाना है। और जो आपकी यहाँ से गैस निकलती है उसकी आप जांच कैसे करेंगे कि यहाँ पर वो गैस है या नहीं है। जब हम क्या करते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसको एक समीकरण से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या ली, कोई एक धातु ली। जब क्या करते हैं, धातु की अभिक्रिया हम अम्ल से करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से एक तो आपके पास लवण बनेगा, एक क्या बनेगा आपका, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ से हमने धातु क्या ली, जिंक ली, और यहाँ पर हमने अम्ल क्या लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2SO4 बोलते हैं। जब जिंक क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा,
जिंक क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक क्या करेगा, H2SO4 में से H2 को विस्थापित करेगा और जिंक किसके स्थान पर आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन के स्थान पर आएगा और हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से पता लगता है कि हमारी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस यहाँ से क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अभी हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस लेते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम क्या करेंगे, साबुन के घोल से गुजारते हैं। जब भी हम हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल से गुजारते हैं तो यहाँ पर बुलबुले उत्पन्न होते हैं और इन बुलबुलों के पास हम क्या करते हैं, एक जड़ती मोमबत्ती को लेके जाते हैं। जब भी हम एक जड़ती मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो वह एक फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि यहाँ पर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जड़ती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर कोई भी एक धातु यौगिक दिया गया जिसका नाम A है। जब हम क्या करते हैं, उसकी अभिक्रिया किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो वहां पर आपका क्या क्या बनता है, यहाँ से एक तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और एक क्या बनता है, यहाँ से जल बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर जो गैस बनती है वो क्या करती है, जड़ती मोमबत्ती को बुझा देती है। अभी हमें इसके लिए क्या लिखना है, एक समीकरण लिखना है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक समीकरण लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने कोई एक यौगिक लिया जिसका नाम A है। A यौगिक क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हमने क्या लिया, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट लिया जो कि सॉलिड है। जब ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए क्या होता है, हाइड्रो के लिए H, क्लोरिक के लिए Cl, तो इसको HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भी कोई भी यौगिक A जिसका नाम क्या है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कैल्शियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कैल्शियम किसके स्थान पर आएगा, हाइड्रोजन के स्थान पर आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और H क्या होगा, यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। H क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो H जब भी हम H को अकेला लिखते हैं तो इसके लिए क्या आता है, H2 आता है और यहाँ से हमारे पास क्या बचता है, अब CO3 बचता है। CO3 में क्या होगा, जो आपका O होगा वो दो भागों में टूट जाएगा। एक तो आपका O2 बनाएगा, एक क्या बनाएगा, O बनाएगा। एक O किसके साथ जाएगा, H2 के साथ जाएगा। तो यहाँ से क्या बनता है, आपका H2 एक जल बनता है। तो यहाँ से C के साथ क्या आएगा, एक O2 आएगा तो क्या बनता है, यहाँ से CO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक A होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है इसके अंदर क्या होता है, आग बुझाने का गुण होता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जड़ती मोमबत्ती को बुझा देती है। जैसे हम देखते हैं, हम क्या लेते हैं, एक जड़ती मोमबत्ती लेते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो मोमबत्ती जड़ती है तो उसके आसपास में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जब हम जड़ती मोमबत्ती के ऊपर क्या रख देते हैं, कोई गिलास रख देते हैं। गिलास रखने से क्या होगा, वहां पर जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक तो आपकी मोमबत्ती जलती रहेगी। जब मोमबत्ती के आसपास में क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वहां पर आसपास में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो वो क्या करेगी, जड़ती मोमबत्ती को बुझा देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सा गुण होता है, आग बुझाने का गुण होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि जड़ती मोमबत्ती को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जिसको हम क्या कहते हैं, HNO3 कहते हैं, आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित किए जाते। क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारे पास अम्ल होते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, जो जब हम क्या करते हैं, इनको जल के अंदर मिलाते हैं तो यहाँ पर किसके गुण मिलते हैं, हमें अम्ल के गुण पाए जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, अल्कोहल को और ग्लूकोज को क्या करते हैं, जल के अंदर मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास अम्ल के गुण नहीं पाए जाते। तो इसके बारे में बताना हमें। जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को एक क्या करते हैं, जलीय विलयन बनाकर लेते हैं,
तो यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर अम्ल के अभिलक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, इस विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं, विद्युत धारा गुजारने से यहाँ पर जो आपके आयन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयनीकरण होकर H+ आयन बनाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है, इसके जलीय विलयन के अंदर क्या होता है, अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या लिया, यहाँ से या तो अल्कोहल लिया या क्या लिया, ग्लूकोज लिया। देखो हम यहाँ से सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यहाँ से अम्ल डाल दिया। अम्ल हमने क्या डाल दिया, या तो हमने यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया या हमने यहाँ से क्या डाल दिया, इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल डाल दिया। अभी हमने इसके अंदर क्या मिला दिया, यहाँ से जल मिला दिया। जल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। जब भी हम इसके अंदर एनोड लगाते हैं, एक हम क्या लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं, और इसको किससे जोड़ देते हैं, एक स्विच के थ्रू हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही एनोड और कैथोड के थ्रू क्या होती है, जल के यहाँ पर जो आपका अम्ल का जलीय विलयन होता है, इसके अंदर से विद्युत धारा गुजरनी स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो आपके आयन्स होते हैं वो किस में टूट जाते हैं, H+ आयन में टूट जाते हैं। तो यहाँ से सिद्ध होता है जो आपके पास HCl होता है और क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ से क्या होता है, हमारे पास नाइट्रिक अम्ल होता है। इसके जलीय विलयन के अंदर से जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा गुजारते हैं, तो यहाँ पर आपके H+ आयन उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं। एक बीकर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ से या तो हमने क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया या क्या डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया। ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। उसके बाद या हम क्या लेंगे, इसके अंदर अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। ये क्या होता है, हमारे पास अल्कोहल होता है। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एनोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे, यहाँ से एक क्या लगाते हैं, हम यहाँ से बैटरी लगाते हैं। जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही एनोड और कैथोड के थ्रू इस विलयन के अंदर से क्या होती है, विद्युत धारा नहीं गुजरती है। जब भी हमारी विद्युत धारा नहीं गुजरती है तो यहाँ पर जो आपके H+ आयन्स होते हैं वो नहीं बनते हैं। जिस विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजर जाती है उसके अंदर H+ आयन बनते हैं। जिस विलयन के अंदर से विद्युत धारा नहीं गुजरती है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास H+ आयन नहीं बनते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारे पास ग्लूकोज होता है और क्या होता है, अल्कोहल होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं तो यहाँ पर विद्युत धारा नहीं गुजरती है और यहाँ पर कोई भी H+ आयन नहीं बनता है। इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे विलयनों के अंदर अम्लता के गुण नहीं पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अभी आपको क्या बताना है, हमारे पास क्या दिया गया, अम्ल का जलीय विलयन दिया गया है। जब हम उसके अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं तो वहां पर विद्युत धारा गुजर जाती है, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ से एक बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल लिया, सबसे पहले यहाँ से जल डाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ से अम्ल मिलाते हैं। यहाँ पर हमने क्या डाल लिया, यहाँ से अम्ल डाल लिया। तो यहाँ पर ये बड़ा विलयन क्या बनेगा, हमारे पास अम्ल का जलीय विलयन बनता है। जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एनोड लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं। उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ से एक स्विच लगाया। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, एक बैटरी लगाई। जब हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही अम्ल के जलीय विलयन के अंदर से क्या गुजरती है, विद्युत धारा गुजरनी स्टार्ट हो जाती है। जब भी अम्ल के जलीय विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजरती है तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनते हैं या हाइड्रोजन आयन बनते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हम क्या करते हैं, अम्ल के जलीय विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं तो वहां पर H+ आयन बनते हैं। इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, जब भी हम क्या करते हैं, एक सूखी हाइड्रोक्लोरिक गैस लेते हैं, जब हम क्या करते हैं उसके अंदर एक सूखा लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका रंग क्यों नहीं बदलता है, और आपका क्या होता है, अम्ल के जलीय विलयन के अंदर क्या होता है, रंग बदल जाता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ से एक बीकर लिया, एक हमने क्या लिया, दूसरा बीकर लिया। इसके अंदर हमने क्या डाल लिया, अम्ल का जलीय विलयन ले लिया, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अम्ल भी होगा और साथ में क्या होगा, यहाँ से जल भी होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, अम्ल का जलीय विलयन बोलते हैं।
जब हम इसके अंदर क्या लगाते हैं, एनोड लगाते हैं और क्या लगाते हैं, कैथोड लगाते हैं। यहाँ से हमने क्या लगाया, एक स्विच लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाया, यहाँ से एक बैटरी लगा दी, उसको हमने किससे जोड़ दिया, कैथोड से। जब भी हम क्या करते हैं, स्विच को दबाते हैं, स्विच को दबाते ही हमारा क्या होगा, एनोड और कैथोड के थ्रू अम्ल के जलीय विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजरती है। जब भी जलीय विलयन के अंदर से विद्युत धारा गुजरती है तो यहाँ पर क्या बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। दूसरे बीकर के अंदर हम क्या डालते हैं, यहाँ से शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस डाल लेते हैं हम। यहाँ से हमने क्या डाल लिया, हाइड्रोक्लोरिक गैस HCl डाल दिया। इसके अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पर जल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यहाँ पर जल नहीं होगा, ओनली क्या होगा हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जो कि क्या होगा, शुष्क होगा। इट मीन्स क्या होगा, आपका सूखा होगा। जब हम क्या करते हैं, इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या जल नहीं है, यदि हम इसके अंदर से विद्युत धारा गुजारते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी H+ आयन नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर, इट मीन्स हमारी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के अंदर जब हम क्या डालते हैं, यहाँ से सूखा हुआ, इट मीन्स शुष्क आपका क्या डाल दिया हमने, यहाँ से लिटमस पत्थर डाल दिया। इसका नाम हमने क्या दिया, यहाँ से शुष्क लिटमस पत्थर डाल दिया। जब हम क्या करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर शुष्क लिटमस पत्थर डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इसका रंग नहीं बदलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जल नहीं दिया गया है। यदि यहाँ पर जल नहीं है तो यहाँ पर आपके क्या बनेंगे, कोई भी H+ आयन नहीं बनते हैं, क्योंकि अम्ल के जलीय विलयन के अंदर तो क्या बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपका अम्ल होगा परंतु क्या होगा, जल नहीं होगा। तो यहाँ पर अम्ल का जलीय विलयन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, जब भी हम शुष्क लिटमस पत्थर को डालते हैं तो यहाँ पर कोई भी H+ आयन नहीं बनता है। जहाँ पर कोई भी H+ आयन नहीं बनता है तो वहाँ पर क्या होगा, लिटमस पत्थर का रंग नहीं बदलता है। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हम क्या करते हैं, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के अंदर शुष्क लिटमस पत्थर डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित किया करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक बीकर के अंदर हमने क्या डाल लिया, यहाँ से अम्ल डाल लिया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से जल डालना स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमने क्या लिया, यहाँ से दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जल डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अम्ल डालना स्टार्ट करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जल के साथ अम्ल को मिलाते हैं तो जल के साथ अम्ल को मिलाते समय हमें क्या रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अम्ल को ही किसके अंदर मिलाना चाहिए, जल के अंदर मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल के अंदर हमें जल डालना चाहिए। जब हम क्या करते हैं, जल के अंदर अम्ल को डालते हैं तो इस बीकर को क्या करना चाहिए, हमें धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के अंदर क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, और वो क्या निकलती है, बहुत कम मात्रा में निकलती है। जब हम क्या करते हैं, अम्ल के अंदर जल डालते हैं, जब हमने क्या किया, अम्ल के अंदर जल डालना स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी हमारी क्या होती है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है, परंतु इसके अंदर क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। यहाँ पर अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलने के कारण जो हमारे पास अम्ल और जल का मिश्रण होता है, ये क्या होता है, अस्फलित होकर बाहर आ जाता है और यहाँ से क्या होता है, आप जल सकते हो। और यहाँ पर जो हमारे पास बीकर होता है, इसका क्या होता है, स्थानीय तापमान भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, उपयोग किए जाने वाला जो बीकर होगा, जो कि आपका कांच का बीकर होता है, ये वाला पात्र क्या होता है, टूट भी सकता है। इसलिए सबसे सही विधि क्या होती है, हमें जल के अंदर हमेशा अम्ल को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल के अंदर जल को मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जब हम क्या करते हैं, तनुकृत किसको कहते हैं, जब हम क्या करते हैं, जल के अंदर अम्ल को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन जो आपके पास क्या होते हैं, H3O+ होते हैं, उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन, इट मीन्स आपकी सांद्रता होती है, वो कैसे प्रभावित होती है। जब भी हम क्या करते हैं, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं, उस समय क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन जो आपके पास क्या होते हैं, H3O+ होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, इट मीन्स आपकी क्या होती है, सांद्रता कम होने लगती है। क्यों होती है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अम्ल के अंदर हम क्या करते हैं, जल की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपके हाइड्रोनियम आयन की जो आपकी प्रति इकाई आयतन होती है, उसकी मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है। तो यहाँ से आपकी क्या होती है, अम्ल की जो आपकी अम्लीयत होती है वो भी आपकी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य अक्षार्क मिलाते हैं, इट मीन्स क्या कहता है, जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक मात्रा में अक्षार्क मिलाते हैं
तो हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास अक्षार दिया होता है, अक्षार के विलयन में हम क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस क्या होते हैं यहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके हाइड्रोक्साइड जो आपके आयंस होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, उनकी सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अक्षार के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। जब हम क्या करते हैं अक्षार के अंदर, इट मीन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमने क्या लिया यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक हमने क्या लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अंदर अक्षार को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं उनकी सांद्रता के अंदर क्या होता है, प्रतीकाय आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अक्षार के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। जब भी हम क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर, इट मीन्स विलयन के अंदर अधिक मात्रा में अक्षार मिलाते हैं, तो यहाँ से क्या होगी, आपकी हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है, आपके पास दो विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान कितना है, 6 है, एवं विलयन बी के पीएच का मान कितना है, 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा आपका क्षार होगा। अभी क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके पास दो विलयन दिए गए हैं, एक आपको ए विलयन दिया गया, एक क्या दिया गया, बी विलयन दिया गया है। ए विलयन का पीएच मान कितना है, 6 है, और बी विलयन का पीएच मान कितना है, यहाँ से 8 है। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी और इनमें से कौन सा आपका अम्लीय होगा और कौन सा विलयन आपका क्षारीय होगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पीएच स्केल देखते हैं। पीएच स्केल के अंदर हमारे पास क्या होता था, यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू होती थी, और यहाँ पर क्या होता है, 7 होता था। 7 किसके लिए होता था, हमारे पास उदासीन के लिए होता था। जब भी पीएच की वैल्यू 7 होती थी तो वो विलयन क्या होता था, आपको उदासीन विलयन होता था। जब भी आपकी पीएच की वैल्यू 7 से कम होती थी तो वो विलयन क्या होता था, आपका अम्लीय विलयन होता था। जब भी आपके पास पीएच की वैल्यू 7 से लेकर 14 तक होती थी, इट मीन 7 से अब होती थी, तो वो विलयन आपका क्या होता था, यहाँ से अक्षारीय विलयन होता था। तो यहाँ पर आपको दो विलयन दिए गए, एक आपको ए विलयन दिया गया है जिसका आपका पीएच मान कितना है, यहाँ पर 6 है, एक आपको बी विलयन दिया गया है, इसका पीएच मान कितना आपका यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर जो आपका विलयन ए होगा इसका पीएच मान कितना है, 6 है। 6 आपका क्या होगा, आपका यहाँ से 7 से कम होता है। जब भी पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो वह विलयन क्या होगा, आपका अम्लीय विलयन होगा। इसलिए विलयन ए क्या होगा, यहाँ से अम्लीय विलयन होगा। विलयन बी का पीएच मान कितना है, यहाँ पर 8 है, जो कि आपका 7 से अधिक है। जब भी आपका पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से अधिक होती है, तो वह विलयन क्या होता है, आपका क्षारीय विलयन होगा। इसलिए बी विलयन क्या होगा, आपका यहाँ से अक्षारीय विलयन होगा। अभी हमें क्या बताना है, किस विलयन के अंदर आपकी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। अभी हमारे पास अम्लीय विलयन दिया गया है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। अक्षारीय विलयन के अंदर क्या होती है, H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो अम्लीय विलयन के अंदर क्या होगी, H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। इसलिए विलयन ए के अंदर क्या होगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। या विलयन ए के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, यहाँ से अधिक होगी, और विलयन बी के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपको क्या बताना है, हमारे पास H+ आयन्स होते हैं, इसकी सांद्रता का जो हमारे पास विलयन होते हैं उसकी नेचर पर, इट मीन्स प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी हम क्या लेते हैं, कोई विलयन लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर उससे क्या होता है, अम्ल की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब भी अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है तो यहाँ पर अधिक अम्ल होगा, इट मीन्स आपका क्या होगा, यहाँ से प्रबल अम्ल होगा। जब भी किसी विलयन के अंदर H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, घटने लगती है, इट मीन्स कम होने लगती है, तो वो विलयन क्या होगा, आपका कम अम्लीय होगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका दुर्बल अम्ल होगा, अथवा क्या होगा, यहाँ से अक्षार की मात्रा क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन की अम्लता क्या होती है, बढ़ती है, और H+ आयन की सांद्रता कम होने से विलयन की अम्लता क्या होती है, कम होती है, और यह क्या होगा, आपका क्षारीय विलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह अक्षारीय क्यों होता है। अभी क्या बताना आपको, एक अक्षारीय विलयन दिया गया है, क्या अक्षारीय विलयन के अंदर H+ आयन होते हैं, यदि होते हैं तो ये विलयन आपका क्षारीय क्यों होता है, अम्लीय क्यों नहीं होता है।
जो आपके पास क्या होता है, आंसर क्या आता है इसका, अक्षारीय विलयन होता है। अक्षारीय विलयन के अंदर क्या होते हैं, H+ आयन होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं आपके OH नेगेटिव आयन्स भी होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन की मात्रा क्या होगी, इट मीन H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और OH नेगेटिव आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता OH नेगेटिव आयन की सांद्रता से क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इस विलयन के अंदर क्या होगा, OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक होती है। OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक होने के कारण यह विलयन क्या होगा, आपका क्षारीय विलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। कोई किसान खेत की मृदा मृदा किसको कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं, कि किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, बुझा हुआ चूना जिसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या चौक जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका उपयोग क्यों करता है। क्वेश्चन क्या आता है, जब भी कोई किसान खेत की जो आपकी मृदा होती है उसकी परिस्थिति के अंदर या तो बिना बुझा हुआ चूना यूज करता है, या बुझा हुआ चूना या चौक का प्रयोग करता है, ऐसा क्यों करता है। आंसर क्या आता है, जो किसान होता है वो क्या करता है, खेत की मृदा का पीएच मान चेक कराता है। जब भी खेत की मृदा का पीएच मान, खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक किया जाता है, यदि खेत की मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, इट मीन्स वहां पर मिट्टी क्या होगी, आपकी अम्लीय होगी। तो उस मिट्टी के अंदर क्या होती है, खेती करना योग्य नहीं होती है, इट मीन्स वहां पर क्या होती है, फसलें आपकी उग नहीं सकती है। तो खेत की अम्लता को दूर करने के लिए, उसको कम करने के लिए किसान क्या करता है, उसके अंदर अक्षार पदार्थों को मिलाता है। जैसे यहाँ पर किसान क्या करता है, अक्षार पदार्थ क्या मिलाता है, बिना बुझा हुआ चूना मिलाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या क्या मिलाता है, बुझा हुआ चूना जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, या क्या मिलाता है, यहाँ से चौक मिलाता है जिसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना या चौक, ये क्या होते हैं, आपके अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, खेत की मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, जो कि आपकी खेत की मिट्टी क्या होती है, अम्लीयत होती है। तो इन अक्षारकों को मिलाने से खेत की मिट्टी के अंदर क्या होती है, अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होती है, फसलें अच्छे से ग्रो करती है। इसलिए किसान खेत की मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए इन सभी अक्षारकों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से क्या दिया आपको, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या होगा। जो आपका CaOCl2 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अभी आपको क्या बताना है, इसका प्रचलित नाम बताना है, जो कि आपका फेमस नेम है इसका। इसको क्या कहते हैं, हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जो हमारे पास क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूर्ण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जब भी ये क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, जिसका नाम क्या होता है, स्फेदी बोलते हैं हम इसको, या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब हम इसको किसके अंदर मिलाते हैं, जल के अंदर मिलाते हैं। जल के अंदर मिलाने से यहाँ से क्या बनता है, हमारे पास जल क्या होगा, आपका H2 होगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के अंदर मिलाया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि आपका क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है। जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स बुझा हुआ चूने के अंदर से क्या करते हैं, हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं। जब भी क्लोरीन गैस बिना बुझा हुआ चूना इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से पास की जाती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्सी के लिए O, क्लोराइड के लिए Cl2, और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो इस पदार्थ का नाम क्या होगा, जो कि आपका क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो इस पदार्थ का नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, जिसका आपका क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। कठोर जल को मृदु इट मीन सॉफ्ट बनाने के लिए करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। जो आपके पास क्या होता है, कठोर जल होता है, उसको मृदु बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, तो उसके लिए कौन सी सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए प्रयोग किया जाता है दोने का सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, दाउन सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट,
तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए दोने का सोडा इट मीन सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उसके लिए आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया। सोडियम के लिए क्या होगा, Na होगा, हाइड्रोजन के लिए H होगा, कार्बोनेट के लिए क्या होगा, CO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं। जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O जल बनेगा और साथ में क्या बनती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन के लिए C, डाई के लिए 2, ऑक्साइड के लिए O आएगा। तो यहाँ से क्या बनता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनता है और साथ में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए क्या लिखना, आपको समीकरण लिखना है। अभी क्या कराना है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से करानी है, उसके लिए आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, CaSO4 1/2H2 होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर H2 होता है और जल के हम यहाँ से क्या लेंगे, कुछ अणु लेते हैं। जल के कितने अणु लेते हैं, हम यहाँ से 1/2 लेते हैं, इट मीन 3/2 अणु लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, जल की अभिक्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जिप्सम बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट कहते हैं। यह क्या होता है, लगभग आधे घंटे के अंदर जमकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो हम इसके लिए यहाँ से देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यहाँ से जिप्सम बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है। इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं जल से। जल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और जल के हम यहाँ से कितने अणु लेते हैं, 1 से ही 1/2 अणु लेते हैं। तो अब हमने यहाँ से क्या कराया, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट की अभिक्रिया जल से कराते हैं। जल के कितने अणु होंगे, यहाँ पर 1 से 1/2 अणु होंगे। तो जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, हमारे पास कैल्शियम सल्फेट तो ऐसे कैसे आएगा। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, आपका H2O कॉमन होगा। अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ से 1/2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा आपका 1/2 बचता है। अब यहाँ से क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट और आपका H2O जल तो ऐसे कैसे आएगा, यहाँ से क्या आएगा 1/2 ऐसे कैसे प्लस। अब इसको क्या करते हैं, हम मिश्रित भिन्न को हम सिंपल भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ से 2 एकम 2 और एक कितने होंगे, यहाँ से 3। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। अब इसका क्या लेंगे, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट H2O जल और यहाँ से इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ऊपर क्या आएगा आपका 1 + 3 आएगा। तो यहाँ से क्या बनता है, CaSO4 H2O। यहाँ से 3 और 1 कितने होंगे, यहाँ से 4 होंगे, बट्टे में कितना आएगा, 2 आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 होंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है, CaSO4 H2O और साथ में कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, कैल्शियम सल्फेट 2 को हम पहले लिखेंगे, इसके लिए क्या होगा 2, H2O क्या होगा, यहाँ से हाइड्रेट होगा। तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से जिप्सम बनता है। तो जिप्सम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट होगा। तो यहाँ पर हमारे सभी के सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।